Okay, ma'am. Good morning, students. Welcome to the online class of School of Open Learning. My name is Guneet Kaur and I take your company law. So, as always, our strategy would be that last 15 minutes of the class will be for your queries and doubt. So, let's start from the chapter that we started in the previous class. So, we were doing डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल सो चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे थे तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट चैप्टर इन द लास्ट क्लास हमने पढ़ा कि व्हाट आर डायरेक्टर्स हु आर डायरेक्टर्स हमने पढ़ा डायरेक्टर्स कौन होते हैं दे आर द वंस हु सुपरवाइज the affairs of the company who take control who manage activities of the company so directors वो होते हैं जो look over करते हैं सब कुछ check करते हैं supervise करते हैं कि हर चीज़ बहुत accordingly हो रही है या नहीं so then हमने पढ़े types of directors rotational director shadow director de facto directors then we studied in the last class हमने पढ़ा independent directors कौन होते हैं so this was all जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं so for today's session let's start with number of directorship as you can see on the screen no person after the commencement of this act section 165 shall hold office as a director including any alternate directorship in more than 20 companies at the same time so basically students कोई भी person सेम टाइम पर 20 कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता तो एक लिमिट सेट करी हुई है दैट एट वन टाइम आप 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकते जैसे कई बार क्योंकि डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऐसा पॉसिबल है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के भी डायरेक्टर हो ठीक है सो बट देर इज अ लिमिट विच इज 20 कंपनी से ज्यादा कि आप सेम टाइम पर डायरेक्टर्स नहीं हो सकते provided that the maximum number of public companies in which a person can be appointed as a director shall not exceed 10 so students एक लिमिट है कि आप सेम टाइम पर 20 कंपनीज के डायरेक्टर नहीं हो सकते प्लस ये भी एक कंडीशन है कि उन 20 कंपनीज में से मोर देन 10 पब्लिक कंपनीज नहीं होनी चाहिए सो मिनिमम लिमिट इज 10 फॉर द पब्लिक कंपनीज ऐसा पॉसिबल है कि 10 पब्लिक कंपनीज हो एंड 10 प्राइवेट कंपनीज हो सो 20 कंपनीज के आप सेम टाइप पर डायरेक्टर हो सकते हो बट द लिमिट फॉर पब्लिक कंपनीज शुड नॉट एक्सीड 10 आप किसी भी 15 पब्लिक कंपनीज के सेम टाइम पर डायरेक्टर नहीं हो सकते बिकॉज पब्लिक कंपनी की लिमिट है 10 सो नेक्स्ट इज हु मे बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अब किसको हम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं फर्स्ट इसमें कंडीशन है नो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म शैल बी अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी स्टूडेंट्स क्या कभी कोई कंपनी या कोई फर्म को हम कहते हैं कि ये फर्म इस कंपनी की डायरेक्टर है या ये कंपनी कोई और कंपनी या कोई और एसोसिएशन ये डायरेक्टर है नेवर बिकॉज डायरेक्टर हमेशा कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होता है so always an individual shall be appointed as a director who has been allotted a director identification number so students two main condition है कि कौन डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं वन इज कि जिसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जिसको हम डिन भी कहते हैं एंड नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल कोई बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पार्टनरशिप फर्म डायरेक्टर नहीं होगी ऑलवेज एक individual can be appointed as a director and another is he should have a director identification number what is this din हम क्या कहते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है The concept of director identification number has been introduced by a company. So students जब companies act आया then उसमें एक amendment आई in the year 2006 ठीक है where they said कि
एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होगा हर डायरेक्टर को। कोई एग्जिस्टिंग है या कोई न्यू डायरेक्टर भी आ रहा है, देन उनके लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। एंड इट इज मैंडेटरी, अगर आपको किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बनना है देन इट इज मैंडेटरी कि आप अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्वायर करो। सो कैसे होगा कि इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोई फॉर्म होगा, आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। Now, to get the DIN, an online application is to be filed. A provisional director identification number will be issued after online filing. Thereafter, the printed detail of the fields entered has to be generated. A photo has to be attached on the form. So basically जो भी हमारे procedures होते हैं, जो हमारी proper documentation होती है, just like that हमें director identification number को भी acquire करने के लिए we have to file an online form. Then we have to attach a photograph, then we have to enter the details, then आपको ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू होगा। तो इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट की रिलेटेड टू डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज इजी एंड यू कैन गो थ्रू। बेसिकली इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। देन आपको अलॉटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अलॉट द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड यू कैन नॉट हैव मोर देन वन आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि अगर ऐसे नहीं है, आज आप एक कंपनी के डायरेक्टर है तो आप अप्लाई कर रहे हो, डिन आपको मिल गया, देन आप नेक्स्ट किसी और कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हो, देन आप चले गए कि नहीं मुझे एक और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दो, तो दैट इज प्रोहिबिटेड। ओनली वन डिन शैल बी अलॉटेड। So this is the whole provisions that you will need to go through. नेक्स्ट टॉपिक इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारी कुछ फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, जो पहले पहले डायरेक्टर्स होते हैं। आपकी कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन कौन करता है? प्रमोटर्स, बिकॉज प्रमोटर्स ही हमारी इनकॉर्पोरेशन स्टेज पर होते हैं। दे डू ऑल द एक्टिविटीज। उसके बाद जब कंपनी फॉर्म हो जाती है देन रोल आता है डायरेक्टर्स का। तो सबसे पहले द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी आर यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रमोटर्स इन द मैनर ले डाउन बाय द कंपनीज आर्टिकल। अब जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने जैसे भी प्रोसीजर मेंशन करा है, सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। एंड इनको अपॉइंट कौन करता है? Promoters. So always remember that first directors of the company are appointed by the promoters. Second is appointment of directors by members. So students, जो company के first directors थे उनको तो promoters ने अपॉइंट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लोगे। जो आप फर्स्ट गो में जिनको अपॉइंट करते हो तो दे आर नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स। जो आप बाद में भी डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो एज पर द नीड ऑफ योर कंपनी, तो उनको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। सो द सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। सो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो है वो प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं, बट जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द जर्नल मीटिंग। Third point is appointment of directors by the board. So students, promoters first directors appoint करते हैं, members जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी में सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। सो जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बनाया जाता है, एक कमेटी बनती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सो दे कैन ऑल्सो अपॉइंट डायरेक्टर्स, जिनको हम बोलते हैं कुछ एडिशनल डायरेक्टर्स या को ऑप्टेड डायरेक्टर्स। So if authorized by the articles, board of directors may appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting as an additional director at any time, who shall hold office up to the date of the next annual journal meeting or the last date on which the annual journal meeting should have been held. So students, board of directors have also have the power to appoint
एडिशनल और को-ऑप्टेड डायरेक्टर्स। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि दैट दे नीड मोर डायरेक्टर्स, सो उनके पास पावर है टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स। They also have the power to fill any casual vacancy. सो अगर कोई डायरेक्टर है एंड ड्यू टू एनी मिस हैपनिंग उनका वो रिजाइन कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या कोई भी सिनेरियो है, तो अब एक डायरेक्टर की पोस्ट वेकेंट है, खाली है। सो इन दैट केस ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन फिल दैट वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग अनदर डायरेक्टर। Next scenario is alternate directors. The board of director may, if so authorized by the article of association or by a resolution passed by the company in the journal meeting, appoint an alternate director to act for a director during his absence of period of not less than 3 months. So basically, if a director is on leave, वो 3 महीने से आ नहीं रहा या 3 महीने के से absent है, so in that case, board of the director have also have the power to appoint alternate directors. So अब students हमने पढ़ लिया कि appointment कैसे होता है directors का, by promoters, by members of the company in public company, by board of the directors. Now fourth point says appointment of directors by the tribunal. अब tribunal क्या होता है students? कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे इंडिया में हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये हमारे ट्रिब्यूनल्स है, कोर्ट है। So they also have the power to appoint the directors. अगर किसी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी ट्रिब्यूनल में दैट ये जो कंपनी है इसमें बहुत मिसमैनेजमेंट है और जो इसके इन्वेस्टर्स हैं दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो कोर्ट के पास पावर है टू अपॉइंट न्यू डायरेक्टर्स। Where an application is made to the tribunal under section 241 for relief against operation and mismanagement of a company affairs, the tribunal, if satisfied, order for the appointment of such number of persons as directors who may be required to report to the tribunal on such matters as the tribunal may direct. So just like board of directors, tribunal also have the power to appoint directors in case of mismanagement. अगर company में कुछ mismanagement हो रही है, then board of the directors, then tribunal also have the power. So student, just like that, central government can also appoint directors. Appointment of directors by proportional representation. So ये दो और भी हमारे पास वेज हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स है टू अपॉइंट डायरेक्टर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रमोशनल रिप्रेजेंटेशन। So इसमें क्या है, डायरेक्टर्स इन अ कंपनी में बी अपॉइंटेड ईदर बाय अ सिस्टम ऑफ स्ट्रेट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स और अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली अगर किसी पर्सन के पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है या वो उसके पास ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, उसके पास ज्यादा मेजोरिटी ही है, सो इन दैट केस आल्सो दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड बाय can be appointed as a director. So our next topic is removal of directors. So a director can be removed from his office by shareholders under section 169 and by tribunal. So अभी तक हमने पढ़ा कि appointment कैसे होता है directors का. Now we are going to study removal of directors. So directors को remove कौन कर सकता है and किस scenario में कर सकता है. Number one is removal of directors by shareholder, section 169. So students, a company may by ordinary resolution remove a director not being a director appointed by the tribunal under section 242 before the expiry of the period of his office after giving him a reasonable opportunity of being heard. So basically अगर कोई mismanagement है या उनको लगता है ये जो director है he is not acting in a good faith, वो सही ढंग से कंपनी को नहीं रन कर पा रहा, सो इन दैट केस शेयर होल्डर्स के पास पावर है टू रिमूव द डायरेक्टर्स। तो इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, नोटिस देना होगा एंड आपको अपॉर्चुनिटी भी देनी है डायरेक्टर को सो दैट वो भी अपना केस रिप्रेजेंट कर सके, उसको प्रॉपर चांस देना होगा, ठीक है, ताकि वो अपने आप को पूरा प्रॉपर जस्टिफाई कर सके।
Then removal by the tribunal, where an application is made to the tribunal under Section 241 for relief against the operation and mismanagement of a company affairs. If satisfy order for the removal of any director of the company, the tribunal may also pass the order for the termination or setting aside of an agreement which the company might have made with its directors. So students, बेसिकली आपने आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टर्स को. सो देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट. नंबर वन इज रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स. So shareholders also have the power to remove directors. अगर shareholders को लगता है कि directors are not doing what they should do, they are not acting in the good faith, so they have the power to remove the directors. Then next power है tribunal के पास. अगर आप कोर्ट में गए हो, आपने एक अपील करी है, पिटिशन फाइल करी है कि इस कंपनी में मिसमैनेजमेंट है, दे आर नॉट डूइंग राइट एक्टिविटीज. अगर कोर्ट जस्टिफाई करता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, देन ट्रिब्यूनल हैज द पावर टू रिमूव द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. सो ट्रिब्यूनल भी स्ट्रेट अवे रिमूव कर सकता है डायरेक्टर्स को. So the next topic that we are going to take is duties of the director. So students, अभी तक हमने कवर करा कि who can appoint the directors, ठीक है, how many number of directors should be there, then removal of directors. Now what the topic that we are going to start is duty of directors. तो directors की क्या duty है company में. So under general law, a director's relationship with the company is regarded as fiduciary in nature. So students, fiduciary हमने पहले भी ये term हमारे पास आया है. Fiduciary का meaning है good faith में एक trust वाला relationship. So basically company और directors में एक trust relationship होना चाहिए. A relationship based on trust. So consequently, directors owe a duty of loyalty and care. So इट इज बिलीव कि जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत लॉयल्टी से एंड बहुत केयर के साथ कंपनी को रन करेंगे, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक करेंगे, विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज. सो let's discuss the duties. Section 166 of the Companies Act 2013 has codified the duties of director. So section 166 जो है Companies Act का, उसमें mention है कि directors की क्या क्या duty है. Number one duty is to act in accordance with the article of association of the company. So जो company का articles of association है उसके according act करना, एक ये ड्यूटी है. जो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है उसको फॉलो करना एंड डोंट गो एनीथिंग बियॉन्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन नहीं है सो डोंट गो बियॉन्ड दैट. Number two is to act in good faith. Directors must act honestly and diligently in the interest of the company. They must exercise their powers bona fide in what they consider is in the interest of the company. So directors must act in the good faith, company के interest में ही काम करें. Duty of reasonable care. So जो directors हैं is bound to observe reasonable care in the performance of his duty. He is expected to act with that much of skill and diligence. So डायरेक्टर से ये माना जाता है कि वो अपने प्रॉपर स्किल एंड डिलीजेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे. And next duty is that they shall not involve in situation which may have direct or indirect interest that conflict with the interest of the company. वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आए. Next is that they shall not attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relative. वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको कंपनी के बिहाफ पर कोई गेन हो रहा हो, कंपनी के अगेंस्ट कोई एडवांटेज वो ले रहे हो अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए.
So our director should perform the entire duties placed upon them by the Act and Articles. They can, however, delegate their certain functions to the extent to which the articles of the company permit. So जो directors हैं वो अपनी duties अपने जो Act Article of Association में mention है उसके according ही करें. वो किसी को delegate नहीं कर सकते कि अपना काम किसी और person को delegate कर दो. So that should not be there. If a director of the company contravenes the provisions of this section, such director shall be punishable with a fine which shall be from rupees 1 lakh to 5 lakh. So students, ये जो सारी हमने ड्यूटीज डिस्कस करी डायरेक्टर्स की, अगर वो अपनी ये इनमें से कोई भी ड्यूटी फॉलो नहीं करते, so in that case there is fine of rupees 1 lakh which can go up to rupees 5 lakh. So अगर कोई भी ड्यूटीज डायरेक्टर अपनी राइटली नहीं करा, इन दैट केस उनके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है where there is a fine which shall be from 1 lakh minimum to maximum 5 lakh. So student, this was the major portion of chapter number 8. So इसके बाद भी कुछ content है. There are some probably 10 more pages that you need to go through for this chapter, directors and key managerial person. Today, now we are going to start chapter number 9, shareholders meeting. So chapter number 9, shareholders meeting. So students, it's a very interesting and easy chapter कि shareholders meeting. अभी हमने पढ़ा कि कंपनी, पहले तो स्टार्टिंग हमने करा कंपनी होती क्या है, then we talked about types of companies, then we talked about incorporation and promotion of the company, formation of the company. So then we talked about prospectus, IPO क्या होता है, इन सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा. So इसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा, डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सन. Now in chapter 9 we are going to talk about shareholders meeting. सो स्टूडेंट्स, आपने सुनी होगी एक AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग. एनुअल जनरल मीटिंग और एक और मीटिंग होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. सो हम इन दो मीटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल का क्या मतलब है? वंस इन अ ईयर, साल में एक बार. जो चीज साल में एक बार होती है, एनुअली होती है, उसको हम बोलते हैं वन टाइम इन अ ईयर. सो वो मीटिंग जो साल में एक बार करनी ही होती है उसको हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग. और इसका पर्पस क्या होता है? सारे मेंबर्स आते हैं, ऑल मेंबर्स आर प्रेजेंट, डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी की जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं उसको चेक करते हैं कि एवरीथिंग इज ओके. कोई भी उनको क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो रेज करते हैं. सो एनुअल जनरल मीटिंग एक ट्रेडिशन है कि हर साल कंपनी के जो भी फाइनेंशियल्स हैं फाइल होने से पहले एक मीटिंग कराई जाती है, बताया जाता है कि इस साल इतना नेट प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ. सो दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग. So what is extraordinary general meeting? So basically students, sometimes ऐसा होता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है या कोई भी इम्पोर्टेंट मैटर है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है. सो इन दैट केस आप चाहते हो कि एक इमीडिएट मीटिंग बुलाई जाए, सो जिसमें सारे मेंबर्स प्रेजेंट हों. सो दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक मीटिंग कराई जाती है. ठीक है, सो दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. So let's start our chapter number 9, shareholders meeting. ये मीटिंग होती क्या है? बेसिकली जिसमें कंपनी के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं. मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कॉल्ड जनरल मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो देयर आर दो टाइप की जनरल मीटिंग्स है. वन इज एनुअल जनरल मीटिंग, सेकंड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. So annual general meeting is a regular meeting of the members of a company which is held annually. This meeting provides an opportunity to the members of the company to review working of the company and express their views on the management of the company. So students,
AGM एक रेगुलर मीटिंग है जहाँ पर हर साल में एक बार एनुअली सारे मेंबर्स मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि वो सारे मेंबर्स आए, कंपनी का रिव्यू करें कि कंपनी की जो भी वर्किंग्स हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, they are in the right place, ठीक है। they see about the consideration of financial statements, जो भी financial statements बनी है उनको चेक करना, reports हैं उनको देखना, members और reports of board of the directors, declaration of dividend, कितना dividend दे रहे हैं members को, appointment of directors, अगर कोई retire हो रहा है तो आप annual general meeting में appoint भी कर सकते हो, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं, जो कंपनी के अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी अपॉइंटमेंट एंड उनका रेम्यूनरेशन भी हम एजीएम में फिक्स करते हैं। सो बेसिकली एजीएम का क्या पर्पस है, ये एक मीटिंग बुलाई जाती है कंपनी के सारे मेंबर्स की जिसमें उनको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट डिस्कस करी जाती है, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है वो होता है, अपॉइंटमेंट करा जाता है अगर कोई न्यू डायरेक्टर आ रहा है इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग, अगर हम फिक्स करते हैं अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। सो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, टू होल्ड एन एजीएम एवरी ईयर, हर साल एनुअल जनरल मीटिंग है तो एवरी ईयर सेक्शन 96 कहता है कि आपको एजीएम बुलानी है, ठीक है। The first annual general meeting of a company must be held within 9 months. अगर आपने एक न्यू कंपनी फॉर्म करी है, so जो फर्स्ट मीटिंग है ना वो फर्स्ट 9 मंथ्स में हेल्ड हो जानी चाहिए, हो फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल year of the company. So it is necessary for the company to hold any AGM in the year of its incorporation. आपने नई कंपनी स्टार्ट करी है तो आपको उसकी फर्स्ट 9 मंथ्स के अंडर ही you have to do your annual general meeting. Subsequent annual general meeting must be held by the company each year within 6 months after the close of the financial year, but the interval between any two annual general meeting must not be more than 15 months. So basically फर्स्ट जो आपकी मीटिंग है वो फर्स्ट 9 मंथ्स में होनी चाहिए और जो सेकंड मीटिंग है वो विद इन 6 मंथ्स आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में हो जानी चाहिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग के बीच में 15 मंथ्स का गैप हो। Is that clear, students? So next, authority to convene the journal meeting. The power to convene the journal meeting vests with the board of directors. So ये meeting जो होती है annual journal meeting वो कौन होल्ड करता है, कौन बुलाता है, सो इसकी पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। The power to hold or to convene the annual general meeting vests with the board of directors. So board of directors के पास power है to hold the annual general meeting. नेक्स्ट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। तो ये मीटिंग कहाँ पर होगी, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। सो अगर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, सो दिस मीटिंग शुड हेल्ड इन दिल्ली, या तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में हो या उस सिटी में हो जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। एंड टाइमिंग क्या होगा, प्लेस हमें पता लग गया, टाइमिंग the annual general meeting must be held on any day which is not a national holiday. So national holiday में नहीं होनी चाहिए, business hours 9 to 6 pm के between होनी चाहिए. So then there are subsequent बहुत सारे points हैं which are the easy ones कि कंपनी को 21 days पहले inform करना होगा either through electronic medium और by notice कि एनुअल जनरल मीटिंग है तो उसका 21 डेज पहले इंफॉर्मेशन बताओ, मेंबर्स को नोटिस भेजो। डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एजीएम, अगर आपने एजीएम नहीं करी, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं करी, सो इन दैट केस if default is made in holding an AGM, the tribunal, the court, on the application of any member of the company, call or direct the calling of the AGM of the company and give such ancillary or subsequential directions as the tribunal thinks expedient in relation to the calling, holding, and conducting of the meeting. So basically,
अगर डिफॉल्ट करा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं करी एजीएम, देन मेंबर्स कैन गो टू द ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल उनको नोटिस भेजेगा कंपनी को दैट आप अपनी एजीएम कंडक्ट करो, ठीक है। सो इस केस में फाइन भी है, दैट देयर इज अ पनिशेबल फाइन व्हिच मेक्स एक्सटेंड टू ₹1,00,000। एंड अगर बहुत बार ऐसा सेम डिफॉल्ट हो रहा है कि कंपनी अपनी एजीएम नहीं करी, तो फर्दर फाइन है 5,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विद सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। सो बेसिकली अगर कंपनी अपनी एजीएम कंडक्ट नहीं करी तो अप टू 1,00,000 रुपीज का फाइन है। अगर ये बहुत बार सेम प्रॉब्लम है कि हर साल एजीएम नहीं करती कंपनी कंडक्ट, सो 5,000 फॉर एवरी डे का फाइन है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस करा एनुअल जर्नल मीटिंग एजीएम, जो एनुअली होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ मीटिंग, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है? All general meetings other than the annual general meetings are known as extraordinary general meetings. So ये कुछ circumstances में call होती है. Basically, when the directors have to transact some immediate and emergent business for which they cannot wait till the next annual general meeting. So basically, अगर आपको company के directors को कोई immediate business डिसीजन लेना है, फॉर एग्जाम्पल कोई मर्जर करना है, कोई एक्विजिशन करना है, कोई कंपनी परचेज करनी है या आईपीओ करना है, सो इन दैट केस वो वेट नहीं करेंगे कि अगले साल जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी तब हम ये डिसीजन लेंगे या तब हम इस बारे में बात करेंगे। सो फॉर दैट दे कैन कॉल एन ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो इसका पर्पस क्या है कि आपको कोई भी इमीडिएट बिजनेस डिसीजन लेना है तो आप ईजीएम रखो, अपने मेंबर्स को बुलाओ, डिस्कस करो। The board of directors may call EGM on the requisition of a given number of members. So basically इसमें members का approval अगर आ जाता है, ठीक है, या तो जिनके पास 1/10 paid up share capital है, ठीक है, मतलब not less than 1/10 paid up share capital of the company, तो उनके पास voting rights भी होने चाहिए। So minimum 1/10 जिनके पास कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है तो उनके साथ 1/10 वोटिंग राइट भी होगा। मिनिमम उनका अप्रूवल अगर आ जाता है तो कंपनी मीटिंग हेल्ड कर सकती है। बाय द ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट कहता है द ट्रिब्यूनल में ऑल्सो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कॉल, होल्ड एंड कंडक्ट द मीटिंग ऑफ अ कंपनी। सो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई डिसीजन लेना है, दे कैन कॉल फॉर ईजीएम। अगर कोर्ट भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में कहता है कि दैट कंडक्ट करो ईजीएम, when it is impracticable to call the meeting of the company in a manner in which meetings of the company may be called, when it is not possible or to hold or conduct the meeting of the company in the manner prescribed by the act or articles of association. So basically students, court के पास भी power है to hold EGM. So इन दोनों में difference क्या है? एक और point that I need to talk about is by the requisitionist. Requisitionist क्या है students? इसको पढ़ लेते हैं। On default of the directors to call meeting within 45 days of deposit of requisition, the meeting may be called by the requisitionist themselves within 3 months of the date of deposit of the requisition. So basically अगर जो company के members हैं उन्होंने एक requisition दिया, एक request करा that हमें EGM hold करवानी है, ठीक है, और ये रिक्विजिशन मेंबर्स देते हैं एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिक्विजिशन मिलने के बाद भी मीटिंग नहीं करी, ईजीएम नहीं करी, तो जो रिक्विजिशनिस्ट हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं जिनको मीटिंग करनी थी, तो उनके पास भी पावर है। दे कैन ऑल्सो कॉल EGM, ठीक है। Requisitionist shall not be allowed to hold the meeting after the expiry of 3 months from the date of deposit of requisition. So basically जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्विजिशन दिया, एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया कि हमें मीटिंग करनी है, हमें ईजीएम करनी है, तो उन्होंने वो जब डिपॉजिट कराया रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट, तो उस विद इन उसके डिपॉजिट कराने के
3 मंथ्स तक वैलिड है वो। आप वेट करोगे कि डायरेक्टर्स ने मीटिंग करी है तो ठीक है, अगर नहीं करी तो विद इन दैट 3 मंथ्स ऑफ डिपॉजिटिंग द रिक्विजिशन आप मीटिंग कॉल कर सकते हो, आपके पास पावर है मेंबर्स के पास कंपनी के। तो नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या है, ये अब हमें पता चल गया है कि एजीएम है वो वंस इन अ ईयर होती है, रेगुलर मीटिंग है। ईजीएम है वो अलग मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में होती है। और ईजीएम एनी टाइम कभी भी आप कर सकते हो। और जो एजीएम है वो विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अगर 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, ठीक है, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स जो आपके सितंबर तक आपको एक बार एजीएम अपनी कंडक्ट करनी है। इजी डिफरेंस है, एक बार आप देख लेना एजीएम वर्सेस ईजीएम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर्स एंड रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं एक वैलिड जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। नंबर 1 इज प्रॉपर अथॉरिटी। The authority to call a general meeting is the board of directors. So proper authority कौन meeting बुला सकता है? Board of the directors. Next is notice. अगर company meeting बुला रही है तो उसको क्या देना है? It company needs to give notice every member of the company. Company को सारे members को notice भेजना है about the meeting. Every person entitled to a share in the consequence of the death or insolvency of a member. अगर किसी member की death हो गई तो उसके बाद जो उसका लीगल हायर है उसको भी नोटिस मिलना चाहिए, ऑडिटर्स को मिलना चाहिए नोटिस ऑफ द मीटिंग, एंड देन एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो डायरेक्टर्स को भी मिलना चाहिए, ऑडिटर्स को भी, एवरी मेंबर को भी। कोई लीगल हायर है तो उनको भी नोटिस मिलना चाहिए कंपनी की मीटिंग का। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ द मीटिंग। द एनुअल जनरल मीटिंग इज टू बी हेल्ड बाय अ कंपनी, ये हमने पढ़ा कहाँ होती है, एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस में या सेम सिटी में जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है सिचुएटेड। कोरम। कोरम मीन्स स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट टर्म है। कोरम minimum number of members required to constitute a valid meeting and to transact business therein is called quorum. quorum क्या होता है कि कितने minimum numbers आपके member होने चाहिए एक valid meeting में, ताकि कोई भी business transaction को आप पास कर सको, डिस्कस कर सको। मिनिमम नंबर्स जो एक मीटिंग में होने चाहिए मेंबर्स के, उसको कोरम बोला जाता है। So in case of public company, 5 members personally present if the number of members as on the date of the meeting is not more than 1000. अगर आपके 1000 से ज्यादा, 1000 से कम मेंबर्स हैं टोटल कंपनी के, तो मिनिमम पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर्स तो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप कोई वैलिड डिस्कशन या बिजनेस ट्रांजैक्शन डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके मेंबर्स 1000 से ज्यादा हैं अप टू 5000, देन 15 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। मीटिंग में 15 मेंबर तो होने चाहिए कोरम को फॉर्म करने के लिए। अगर आपके मोर देन 5000 मेंबर्स है कंपनी के, तो देन एटलीस्ट 30 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में क्या लिमिट है? 2 members पर्सनली प्रेजेंट शैल बी अ कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 members, पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है कि कंपनी के टोटल मेंबर्स कितने हैं। अगर 1000 है देन इसके लिए लिमिट है, अप टू 5000 है उसके लिए लिमिट है, मोर देन 5000 है उसके लिए भी लिमिट है। नेक्स्ट इज chairman. A general meeting of the company is to be presided over by a chairman who regulates and supervises the proper conduct of the business. He decides all incidental questions arising in the course of the procedures of the meeting. So जो आपकी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बुलाई है, तो उसको हेड कौन करेगा, उसको रन, उसको लुक ओवर कौन करेगा? एक चेयरमैन होना चाहिए कंपनी का, जो सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है कि बिजनेस प्रॉपरली हो रहा है, और जो भी मेंबर्स के क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनको वो केटर करते हैं। तो सो चेयरमैन शुड आल्सो प्रेजेंट।
सो चेयरमैन ही है हु डिसाइड्स ऑल क्वेश्चंस, जो जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं मीटिंग में उनको आंसर करते हैं. So the entry in the minutes book of the chairman's decision is evidence of the decision of the meeting. He can adjourn a meeting when it is impossible. मतलब अगर चेयरमैन को लगता है कि कोई डिसीजन नहीं निकल रहा तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड मीटिंग इज प्रॉक्सी. सो कोरम क्या होता है स्टूडेंट्स? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एक मीटिंग के लिए प्रेजेंट होने चाहिए. प्रॉक्सी क्या होता है? अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर एट अ मीटिंग. जैसे आप कॉलेज में कहते हैं ना प्रॉक्सी लगा दी, आप प्रेजेंट नहीं हो बट आपका फ्रेंड जो होता है वो आपका रोल कॉल बोल देता है. सो प्रॉक्सी मीटिंग में क्या होता है दैट यू सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव. आपको मीटिंग में जाना था बट आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज रहे हो. अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर एट अ मीटिंग, द पर्सन ऑथराइज्ड टू एक्ट और वोट फॉर अनदर एट अ मीटिंग. तो जब आप अपने बिहाफ पर किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को भेजते हो ताकि वो आपके बिहाफ पर वोट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सी. The instrument by which a person is appointed to act for another at a meeting of the company, since a representative can be appointed. So यही proxy होता है. तो इसके लिए भी कुछ provisions है. Voting at general meeting. The decisions at the meeting are taken by way of passing the resolution. Every proposed resolution discussed by the members of the company. So basically कोई भी decision जब हम लेते हैं meeting में तो उसके लिए proper voting कराई जाती है. और जो voting है वो हर member का right है. तो every member has a voting right. ठीक है. सो यहाँ पर दो वोटिंग करने के दो वेज हैं, शो ऑफ हैंड्स एंड पोल. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ईच मेंबर हैज वन वोट ओनली. शो ऑफ हैंड्स में क्या होता है? प्रॉक्सीज अलाउड नहीं होती, आपके बिहाफ पर कोई और वोट नहीं कर सकता और हर मेंबर का एक ही वोट है. Whereas पोल में क्या होता है? members have the votes as per the voting rights. अगर किसी member के पास एक different class of shares है और उसके पास 10 voting rights है, तो अगर पोल कर रहे हैं तो उसके पास 10 rights है. शो ऑफ हैंड्स में उनके पास वन वोट ही है और पोल में प्रॉक्सीज आर अलाउड. सो वोटिंग के दो वेज हैं, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स एंड वोटिंग बाय पोल. In the first instance, at any journal meeting, voting take place by a show of hands. On a show of hands, each member has only one vote. अगर show of hands है तो सिर्फ एक member के पास सिर्फ one vote होगा, no matter वो कितने भी shares hold करता है, कितने different class of shares हैं. अगर voting by poll है तो in that case उनके पास जितने number of shares हैं और उसके साथ जितने voting rights हैं accordingly वो vote कर सकते हैं. So this was all for today. ये जो last passing of resolution by postal ballot है, this we will take up in the next class. So let's discuss your queries. So आप लोगों को जो भी queries हैं, जो भी doubts हैं, you can post that in the question and answer section. Good morning, students. Chapter link for the chapter 1 to 4. Okay, मैं publish कर रही हूँ. आप उसमें से लिंक में से डाउनलोड कर सकते हो. चैप्टर नंबर 1 to 4 के लिंक्स आई एम शेयरिंग.
So I have shared the links for chapter number 1 to 4, or in the beginning of the class I have shared from chapter number 5 to chapter number 9. So आज की क्लास में मैंने आपको सारे लिंक शेयर कर दिए हैं. आप कॉपी कर लो ये लिंक्स, अपने पास एक फाइल में सेव कर लो, एंड देन जब आपको टाइम मिले आफ्टर क्लास ओपन दीज लिंक्स एंड डाउनलोड द फाइल. ओके. So this subject is company law, and those who are coming for the first time, जो पहली बार आ रहे हैं, ये कंपनी लॉ है. इसके अंदर हम कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. कंपनी क्या होती है, कंपनी में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने पढ़ लिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, हाउ कंपनी इज फॉर्म्ड, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, हु आर प्रमोटर्स. We talked about directors and key managerial person कौन होते हैं. In today's class we talked about shareholders meeting कि कौन से टाइप की कंपनी में मीटिंग्स होती हैं. So this is all that we have studied in company law. तो आप बुक ले लो. अनिल कुमार इज द बुक दैट आई एम रेफरिंग. अनिल कुमार फ्रॉम टैक्समैन पब्लिकेशन. उसके अंदर सब कुछ आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन गिवन है कंपनी लॉ के बारे में. सो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज क्या होती हैं. उनकी ड्यूटी है फर्स्ट टू एक्ट इन गुड फेथ. वो हमेशा कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के लिए हमेशा वो वाली ट्रांजैक्शन करेंगे जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, कंपनी के इंटरेस्ट में है. सो उनकी ड्यूटी है टू एक्ट इन गुड फेथ. देन सेकंड, उनकी ड्यूटी है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करे जहाँ से उनका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है या उनको कोई अनड्यू एडवांटेज मिलेगा. सो ये उनकी डायरेक्टर्स की ड्यूटी है. आई थिंक ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स नंबर 4 आपको जानना है, मैं बता देती हूँ. Number 4 is a director of a company shall not involve in situation which he may have a direct or indirect interest. So basically students कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए डायरेक्टर्स को जिसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट है. वो अपने बेनिफिट के लिए ही कंपनी में कंपनी के ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं जिसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट है. सो उनको दे शुड एक्ट इन अ गुड फेथ, कंपनी के बेनिफिट के लिए ही, क्योंकि कंपनी के साथ डायरेक्टर का एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है. यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस विल कम इन एग्जाम. कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी होंगे, कुछ डायरेक्ट भी होंगे. मैंने सारे लिंक शेयर कर दिए हैं. पोल, पोल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे अगर शो ऑफ हैंड्स है, वोट करने के दो मेथड्स होते हैं मीटिंग में. एक होता है बाय शो ऑफ हैंड्स. तो उसमें क्या होता है, जितने मेंबर्स हैं उनके पास वन वोटिंग राइट है. बाय वे ऑफ पोल मींस जैसे ऐसा नहीं है कि हर मेंबर के पास एक राइट ही है, कुछ मेंबर्स के पास मोर देन वन वोटिंग राइट भी होता है, डिपेंडिंग उनके पास कौन से शेयर्स हैं, क्योंकि कुछ शेयर्स के साथ ज्यादा वोटिंग राइट भी आते हैं. सो अगर वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स है, तो अगर किसी के पास एक से ज्यादा भी वोटिंग राइट है तो भी उनका एक ही वोट माना जाएगा. बट अगर पोल मेथड है तो इन दैट केस उनके पास जितने वोटिंग राइट्स हैं, उनके शेयर होल्ड, जितने वो शेयर्स होल्ड करते हैं, अकॉर्डिंगली उनके पास उतनी ज्यादा वोटिंग राइट्स भी हैं. नोट्स, आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑल द लिंक्स फॉर द नोट्स. अभी तक के जितने भी नोट्स के लिंक थे चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 आई हैव शेयर्ड. सो EGM, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग. सो बेसिकली EGM को जानने से पहले आप समझो AGM क्या होता है. एनुअल जनरल मीटिंग, वो मीटिंग जो साल में एक बार करनी ही होती है कंपनी को. उसमें करते क्या है, दे डिस्कस अबाउट द कंपनी अफेयर्स, कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को देखते हैं, कितना डिविडेंड डिक्लेयर करा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको पढ़ते हैं, और अगर कोई ऑडिटर है उसको अपॉइंट करना, उसका रेम्यूनरेशन फिक्स करना, कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, तो ये सब जो एक एनुअल बेस पर मीटिंग होती है, ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है.
सो नाउ EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, जो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में बुलाई जाती है। अब सपोज आपको एक परचेज डिसीजन लेना है, आपकी कंपनी को एक न्यू कंपनी परचेज करनी है या कोई किसी कंपनी के साथ मर्जर करना है, कोई ऑफर आया है। सो अगर वो वेट करें कि नेक्स्ट जो हमारी 1 साल बाद AGM होगी तो हम उसमें ये डिस्कस करेंगे, क्या इतना टाइम होता है कंपनी के पास या किसी दूसरी कंपनी के पास, कोई आपको इतना टाइम क्यों देगा कि आप 1 साल बाद बताओ कि आपको ये डिसीजन लेना है या नहीं। सो फॉर दैट केसेस कुछ उस सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ पर आपको कुछ अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस, कुछ इमीडिएट डिसीजंस लेने होते हैं जिसके लिए यू डोंट हैव द टाइम टू वेट। बोनस शेयर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बोनस शेयर्स होते हैं जो कंपनी क्या करती है, अपने रिजर्व्स में से, जैसे इस साल कंपनी के पास बहुत सारा नेट प्रॉफिट बच गया तो कंपनी क्या करेगी, उसको कैपिटलाइज करेगी, तो बोनस शेयर्स इशू कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। सो बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स, ठीक है, जो कहाँ से आते हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट को ही वो कैपिटलाइज कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अपने कैपिटल का पार्ट बना देते हैं, अपनी कैपिटल रेज कर देते हैं। जैसे कंपनी के पास 10 लाख के शेयर्स थे, इस साल कंपनी के पास 1 लाख रिजर्व बच गया, कंपनी के पास नेट प्रॉफिट ज्यादा है, रिजर्व में 1 लाख ज्यादा है, तो अपनी कैपिटल को बढ़ा देंगे, 10 लाख से 11 लाख कर देंगे। कैसे करेंगे? थ्रू बोनस शेयर्स, अपनी कैपिटल को बढ़ा देते हैं बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। तो वो जो नेट प्रॉफिट था उसको कैपिटलाइज कर दिया, ऐड कर दिया शेयर कैपिटल में। बोनस शेयर्स और फ्री शेयर्स जो हम अपने शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। डायरेक्टर्स को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? फर्स्ट पावर है डायरेक्टर्स, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रमोटर्स अपॉइंट करते हैं। जब कंपनी बनती है तो सबसे पहले जो डायरेक्टर्स कंपनी के बनाए जाते हैं उनको प्रमोटर्स बनाते हैं। सो प्रमोटर्स हैव द पावर टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर्स। उसके बाद पब्लिक कंपनी में जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको बनाते हैं मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, जो ट्रिब्यूनल है उनके पास भी पावर्स है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे आपने कंपनी फॉर्म करी, आपको लगा कि आई नीड जस्ट 5 डायरेक्टर्स टू रन द कंपनी, तो आपने फर्स्ट डायरेक्टर्स 5 अपॉइंट कर दिए। देन आपको लगा कि कंपनी तो बहुत सारे इसमें डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, या कंपनी और 1 साल बाद और बड़ी हो गई, वास्ट हो गई, लार्ज नंबर ऑफ स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है, तो आपको लगता है कि 5 डायरेक्टर्स आर वेरी लेस, आपको और अपॉइंट करने हैं, तो उनको हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स, जो बाद में डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं। सो इन दिस बुक देयर आर टोटल 13 चैप्टर्स। सो वी आर ऑन द 9th चैप्टर, हमने स्टार्ट कर दिया है, नेक्स्ट क्लास में विल डू 10। सो आपकी जितनी रिमेनिंग आई थिंक 4 और क्लासेस हैं, सो टिल दैट टाइम आई थिंक आपके टोटल चैप्टर्स 13 कवर हो जाएंगे, जितनी भी आपकी रिमेनिंग क्लासेस हैं। सो प्रॉक्सी क्या होती है स्टूडेंट्स? जैसे कॉलेज में होता है ना, आपके बिहाफ पर कोई अटेंडेंस लगा देता है, वैसे ही मीटिंग्स में प्रॉक्सी क्या होता है, जब आप प्रेजेंट नहीं हो सकते मीटिंग में, देन यू सेंड योर रिप्रेजेंटेटिव, आप अपने बिहाफ पर किसी सेकंड पर्सन को भेज देते हो टू टू गिव वोट इन द मीटिंग, ठीक है, तो वो जाके आपको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी, व्हेन यू सेंड समबडी एल्स ऑन योर बिहाफ। रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, ये जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे कि नोटिस देना चाहिए 21 डेज पहले, जो मीटिंग है वो एक रजिस्टर्ड ऑफिस में हो, या तो जहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पर हो। सो ये सारे रिक्विजिट्स थे जो हम डिस्कस कर रहे थे। बुक इज अनिल कुमार। एक कंपनी में सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है? आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अभी तक तो इतना क्लियर है कि शेयर होल्डर्स मेंबर्स होते हैं, ठीक है, दे आर द वंस हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनको ओनर्स बोलते हैं, बट जो कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, देखते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, वो रन करते हैं।
ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी को रन करते हैं वो डायरेक्टर्स हैं। तो जब अब हमने पढ़ा कि डायरेक्टर्स के ऊपर कौन है, चेयरमैन, बिकॉज अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो एक चेयरमैन बनाया होगा जो देखेगा कि जो भी डिस्कशन हो रही है, जो भी क्वेश्चंस है कंपनी के मेंबर्स के, उनको केटर करना। सो डायरेक्टर्स के ऊपर हेड है चेयरमैन। यस, केस स्टडी कैन कम, आपके पास केसेस हैं बुक में तो केस स्टडी बन सकती है। आपको एजीएम ये एनुअल साल में एक बार करवानी है, बट आपकी कंपनी का जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो उसके विद इन 6 मंथ्स में करानी है। जैसे कि अगर आपकी 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है तो विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो बुक्स क्लोज करने के 6 मंथ्स में आपको अपनी एजीएम कंडक्ट करनी है। डायरेक्टर्स मैंने बता दिया है, डायरेक्टर्स अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, ट्रिब्यूनल भी कर सकता है, कोर्ट भी कर सकता है। डायरेक्टर्स आपके जो हैं प्रमोटर्स भी अपॉइंट करते हैं एंड आपके कंपनी के मेंबर्स भी अपॉइंट करते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। So regarding placement, I'll tell you in the in the last class. So placement की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, डोंट वरी। और ऑल्सो कंपनीज में आप वॉक इन इंटरव्यूज भी दे सकते हो। जैसे बीकॉम के बाद कितनी कंपनीज हैं, बिग फोर्स हैं, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, डिलॉयट, ईवाई, ये जो ऑडिट कंपनीज हैं, टैक्स भी है इनके पास डिपार्टमेंट, इनके वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं। तो डोंट वरी, बीकॉम के बाद प्लेसमेंट हो जाती है। So as of now, please focus on your subject. अभी aim करो that you get good marks, आपकी understanding अच्छी हो, gain knowledge, and that's all for today's session for chapter number 9, shareholders meeting. In the next class, I'll complete this chapter and start chapter number 10. So we have 4 more sessions left. So all the best and revise as much as you can, and let me know if you have any doubts. Thank you so much. Yes, ma'am. Yes, ma'am, please. Thank you, ma'am.